नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की एक ज़बरदस्त बुक आ गई है, इसे आप लोग ले सकते हैं। ये सामान्य अध्ययन की पुस्तक है। प्रारंभिक परीक्षा में जो 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आते हैं उसकी ये बुक है। इसमें 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी इसमें देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। एलटी ग्रेड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग सामान्य अध्ययन की पुस्तक देख रहे थे और उसके बाद में अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स भी आती हैं। जैसे यहाँ पर ये हिंदी की है, गृह विज्ञान की है, गणित की है, सिविक्स की है, इंग्लिश की है, विज्ञान की है और जीव विज्ञान की। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले एलटी ग्रेड की ही कर लेते हैं। एलटी ग्रेड नए फॉर्मेट में जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है बदलाव के साथ में, और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है प्रीलिम्स और मेंस में कर दिया गया है डिस्क्रिप्टिव और वर्णनात्मक परीक्षा का विरोध हो रहा है। मैंने कहा भी था जब नोटिफिकेशन जारी होना था उसके पहले जिस तरीके से चर्चाएं आई थी कि मेंस में लिखना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा ही होती है मुख्य परीक्षा में, तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं और नुकसान के बारे में पहले देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि छात्रों का तर्क है कि आयोग की पीसीएस हो या आरओ एआरओ इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आती है। इन भर्तियों में केवल 200 से 900 तक पद ही आते हैं, जिनमें मुख्य परीक्षा में अधिकतम 10 से 12 हज़ार तक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। एलटी ग्रेड में 7,666 पदों के सापेक्ष 15 गुना 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो नोटिफिकेशन 15 गुना लिखा ही है, लगभग 1,19,000 विद्यार्थी इसमें मेंस देंगे। लेकिन इतने बड़े स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं की आशंका है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि आयोग को विश्वास में बनाए रखने के लिए मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव आधारित करानी चाहिए और ये मैं भी अपने चैनल से ये मांग करता हूँ कि ये जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीसीएस आईएएस लिखित होता है तो आप इसको भी लिखित परीक्षा कराएं। इससे सबसे ज़्यादा जो समस्या है ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो तो ये कि इसमें बहुत सारा समय लगेगा। मेंस की लगभग 1 लाख कॉपियाँ चेक करनी होंगी, यहाँ पर लिखा है, और संपूर्ण चयन प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय तक लग सकता है। इससे हज़ारों युवाओं के भविष्य पर अनावश्यक प्रतीक्षा और मानसिक तनाव का बोझ बढ़ेगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती का उदाहरण सामने है, जिसमें सब्जेक्टिव मूल्यांकन पद्धति के चलते कानूनी हस्तक्षेप, विवाद, अनियमितताएं और छात्रों को नुकसान झेलना पड़ा था। ऑब्जेक्टिव पद्धति में पारदर्शिता, समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है क्योंकि मूल्यांकन पूर्णतः मशीन आधारित होता है और किसी भी मानवीय त्रुटि अथवा पक्षपात की संभावना मशीनों में नहीं रहती है। इसमें कई तरीके की समस्याएँ होती हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जैसे 1 लाख मेंस की कापियां हैं। इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि ये अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग विशेषज्ञों के पास जाएंगी। कुछ कापियां गोरखपुर, कुछ कापियां दिल्ली, कुछ कापियां मध्य प्रदेश, कुछ कापियां वाराणसी की। इस तरीके से जो है अलग अलग प्रोफेसर ये चेक करेंगे। तो उनमें से कोई, जैसे मैंने बताया था कि कोई जो प्रोफेसर होता है वो लिबरल होता है, कोई होता है वो कंजूस होता है, वो कम नंबर देता है। आप कितना भी अच्छा लिखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते भी होंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ कितना कम नंबर देती हैं, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, ये नंबर बहुत कम देते रहें तो यहाँ के जो अगर विशेषज्ञ होंगे तो नंबर कम देंगे। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो ज़्यादा नंबर देते हैं, लिबरल होते हैं, तो जिनके हाथ में ऐसे विद्यार्थी का भी पहुँच गई तो पास हो जाएंगे। और कुछ ऐसे के पास चले गए जो कंजूस हैं, जो कम नंबर देते हैं, तो वो तो उनका तो बंटाधार हो गया। इसी तरीके से अलग अलग वरीयता भी होती है। कुछ विशेषज्ञ होते हैं जिनको अच्छी राइटिंग हो, मटेरियल कुछ भी हो। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल मटेरियल देखते हैं, कुछ होते हैं वो मात्रात्मक त्रुटियां देखते हैं, और कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो अपना दृष्टिकोण देखते हैं कि उनके दृष्टिकोण की चीज़ें हैं कि नहीं है, जो उन्होंने किताब लिखी है उससे मटेरियल है कि नहीं है। कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी होते हैं जो किताब लिखी हैं इतिहास की, पॉलिटी की, अगर उनकी कोई बुक से नहीं है तो नंबर नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से रहती हैं और इसमें लक ये कहें या भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, मूल्यांकन में लगता है। तो कुल मिलाकर के भगवान भरोसे चीज़ें हो जाएंगी।
इसीलिए विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव में चूँकि ये इसका जो मूल्यांकन होता है वो मशीन तो करती नहीं है, ये मानव ही करते हैं, मतलब जो प्रोफेसर होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं वो मूल्यांकन करते हैं। अगर उनको किसी तरीके से पता चल गया कि उनके चेले की कॉपी आ गई है या किसी ने पता लगवा लिया, किसी तरीके से सब कुछ होता रहा है, हो भी सकता है, तो भी इसमें हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन मशीनों में ऐसा नहीं होता है। अगर मशीन किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रही है तो उसको मतलब नहीं होता है। तो इसको लेकर के ज़्यादातर विद्यार्थी, जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं एलटी ग्रेड में, सारे के सारे विद्यार्थियों का यही मत है कि ये जो परीक्षा है वो MCQs आधारित होनी चाहिए, यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना चाहिए। वहीं पर एलटी ग्रेड की जब से नोटिस जारी हुई है, शॉर्ट नोटिस जब जारी हुई थी, तब से लगातार OTR में वृद्धि हुई है। लिखा 14 दिन में 2.5 लाख OTR हो गए हैं। आवेदन की संख्या के मामले में टूट सकता है RO परीक्षा का रिकॉर्ड। लिखा है बहुप्रतीक्षित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बार आवेदनों की संख्या का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। आवेदन शुरू होने से पहले 14 दिन में ही 2.5 लाख नए अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा से जुड़ गए हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। इससे पहले इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 7 साल बाद आया था। इससे पहले मार्च 2018 में 10,768 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। यहाँ पर लिखा है RO के लिए 10,76,004 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदनों की संख्या का रिकॉर्ड टूट सकता है। वो सारे जो TGT PGT वाले विद्यार्थी वो भी आवेदन करते हैं इसमें, तो उसमें भी देख आपको पता ही होगा कि लगभग 13 लाख विद्यार्थियों ने TGT PGT में आवेदन किया है। वो सारे जो विद्यार्थी वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इस बीच में कोई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आई भी नहीं थी। ये कई सालों बाद उत्तर प्रदेश की पहली शिक्षक भर्ती है। और अगली जो सूचना है वो TGT PGT को लेकर के भी है। हालांकि इसको लेकर के मैंने कल वीडियो बनाया था देर शाम को, और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। मैं जब तक याद ना दिलाऊं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को तो बिना कहे वीडियो शुरू होने के पहले ही लाइक करके बैठ जाया करिए, आराम से फिर वीडियो देखिए। शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। नई शिक्षक भर्ती की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में TGT PGT को लेकर के। अभी प्राथमिक के लिए कुछ नहीं है। ये होता है, देखिए, जब मिलता है तो फिर सब कुछ मिलता है, जब नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं मिलता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी भी मायूस न हो, जल्द ही उनको भी मौका मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रवक्ता, TGT प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी DIOs को पत्र जारी करके रिक्त पदों का विवरण मांग लिया है। निदेशक ने इस विवरण में 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। जिला विद्यालय निरीक्षकों को 5 अगस्त शाम 6 बजे तक 5 अगस्त के सारा जो डेटा है वो निदेशालय भेजना है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में email admadhyamik@gmail.com पर विवरण उपलब्ध कराना है। पदों का विवरण मिलते ही निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया जाएगा। और निदेशक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी पद को लेकर कोई भी विवाद है तो उससे संबंधित विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो ऐसे पद को रिक्त पदों के विवरणों में शामिल न किया जाए। मान लीजिए कोई टीचर सस्पेंड है या हटा दिया गया, उसका मुकदमा चल रहा है, तो ऐसा उसकी रिक्त ना माने, उसको रोक दें। और नीचे लिखा निदेशक ने यह भी कहा है कि वर्ष 2022 में TGT PGT के रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। उसमें शामिल पदों को छोड़ करके जो लगभग 4300 पदों का विज्ञापन जो निकला था TGT और PGT का, उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद में जो है पदों का जो विवरण है वो संस्थावार, विषयवार, आरक्षणवार जो है निर्धारित जो प्रारूप बनाया गया है, त्रुटि रहित पठनीय, उसको भेजा जाए। अगली जो सूचना है वो एक और नई भर्ती की है। बैंक क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। IBPS ने क्लर्क भर्ती की अधिसूचना जारी की है। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैंक हैं, सभी बैंकों की एक एकीकृत परीक्षा होती है IBPS से। और लिखा है उसको लेकर के कि आवेदन 1 से लेकर के 21 अगस्त तक लिया जाएगा। IBPS ने परीक्षाओं की संभावित तारीख भी जारी कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर को होगी, मुख्य परीक्षा 1 नवंबर को। अभ्यर्थी IBPS की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयु सीमा अधिकतम 28 साल तक की है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन करेंगे। आयोग ने रिक्तियों की संख्या अभी घोषित नहीं की है। पिछले साल 6000 से अधिक पदों पर भर्ती हुई थी। इस बार उम्मीद है कि 5000 रिक्तियाँ होंगी। OBC EWS को 850 रुपये का शुल्क देना होगा। जल्दी कुछ अन्य सूचनाएं देख लेते हैं। ITI में 70,000 सीटें भर गई हैं। तीसरे दौर में प्रवेश 31 तारीख से होगा। लिखा है ITI में 64,000 से अधिक सीटें खाली भी हो गई हैं। दिव्यांग
असाध्य बीमारी वाले शिक्षकों को तैनाती में दी जाएगी वरीयता ट्रांसफर में। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दिव्यांग, असाध्य बीमारी, कैंसर प्रभावित व 2 साल से कम सेवाकाल वाले शिक्षकों को पदस्थापन में वरीयता दी जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 पदों पर भर्ती निकली है और इसकी लास्ट डेट 3 अगस्त है। एक आईएएस अधिकारी कल चर्चा में आ गए। लिखा है आईएएस अफसर ने कान पकड़ करके लगाई उठक बैठक। लिखा एसडीएम रिंकू ने खुले में लघुशंका करते शख्स को डांटा था। मामला वैसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। आईएएस अधिकारी ने खुद ही कान पकड़ करके उठक बैठक लगाई थी और लिखा है कि आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही पुवाया के एसडीएम का पदभार संभालने के अगले ही दिन मंगलवार को वकीलों के आगे कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके सुर्खियों में आ गए। लिखा है दरअसल उन्होंने खुले में लोकशंका करते एक वकील के मुंशी से उठक बैठक कराई थी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान घोटाले उजागर करने वाले चर्चित अधिकारी रिंकू सिंह ने सोमवार रात ही एसडीएम का पद संभाला था और मंगलवार को वह तहसील पहुंचे तो एक वकील का मुंशी दीवार के पास लघुशंका करता मिला। एसडीएम ने मुंशी को फटकार लगाई और कान पकड़वा करके उठक बैठक लगाई। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे वकीलों के पास पहुंचे और कहा धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन नारेबाजी की आवाज़ दफ्तर के अंदर नहीं आनी चाहिए। इसी दौरान वकीलों ने मुंशी का मामला उठाते हुए कहा कि शौचालय तो बहुत गंदे हैं। वकील मुंशी आखिरकार कहाँ पर जाए लघुशंका के लिए? एसडीएम ने कहा शौचालय गंदे हैं तो ये तो तहसील प्रशासन की कमी है, इसके लिए वही जिम्मेदार है, यानी कि मैं ही जिम्मेदार हूँ। और एसडीएम ने उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। वकीलों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माने। बता दें कि रिंकू सिंह ने पर 2009 बदमाशों ने हमला भी किया था, उनके जबड़े को नुकसान भी पहुंचा था, एक कान भी कट गया था। यानी कि इन्होंने अपनी भी गलती मानी कि मेरी भी गलती है कि मेरे विभाग में शौचालय गंदे हैं। इसको लेकर के इन्होंने खुद ही उठक बैठक की थी। और एक बार लिखा है कि पिता को भी पकड़वाए थे कान, बोले बच्चे को भेजे स्कूल। तहसील परिसर में बच्चों को घूमते देख रिंकू सिंह ने एक बच्ची को बुलाया, फिर कर्मचारियों से उसके माता पिता को बुलाने को कहा। पिता के आने पर एसडीएम ने उनसे कान पकड़वाए और कहा कल से बच्ची हर हाल में स्कूल में दिखनी चाहिए। ठीक है, एक्टिव अधिकारी होने भी चाहिए, और नहीं तो ज़्यादातर अधिकारी ऐसे ही होते हैं जिनको किसी से मतलब ही नहीं होता है और वो अपना वेतन लेते हैं, कुर्सी में बैठते हैं 1 घंटे और चले जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।